आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 3 बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में। पहली स्टोरी में हम बात करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अपना एक्सपोजर धीरे धीरे कम क्यों कर रहे हैं। दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे कि इंडिया का रूरल सेक्टर हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने में कितनी मदद कर रहा है। और तीसरी स्टोरी में हम जानेंगे टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि हमें ऑटो इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत अच्छा इंसाइट देते हैं। डेली ब्रीफ शो बाय ज़ीरोधा में आप सबका स्वागत है, जहां पे हम फाइनेंशियल मार्केट्स की सबसे बड़ी न्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं और आप तक आसान भाषा में पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अनुराग बंसल और आज है फ्राइडे 25 अक्टूबर। तो पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। अक्टूबर 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने करीब 80,000 करोड़ या 10 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर। अब इस आउटफ्लो ने 2020 के पैंडेमिक वाले टाइम के 58,000 करोड़ के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो आज की स्टोरी में हम इस सेल ऑफ को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और ये देखेंगे कि इससे हम जैसे इन्वेस्टर्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है जो मार्केट को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। सबसे पहले जो FII से फेमिलियर नहीं है उनके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि FIIs होते कौन है एग्जैक्टली। देखो, बहुत आसान शब्दों में बात की जाए तो FIIs का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो दूसरे कंट्री से ऑपरेट करते हैं। ये हेज फंड्स, पेंशन फंड्स या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी हो सकते हैं जो इंडिया में बहुत पैसे इन्वेस्ट करते हैं। FIIs अपने पैसे इंटरनेशनल मार्केट के बीच में शिफ्ट करते रहते हैं जहां उन्हें बेस्ट रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है। जब FIIs किसी कंट्री में स्टॉक खरीदते हैं तो उनके मार्केट्स पे उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा भी उनकी बाइंग और सेलिंग बिहेवियर दूसरे इन्वेस्टर्स के डिसीजन मेकिंग को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। और शायद अक्टूबर 2024 यानी इस महीने में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अब ये बात शायद थोड़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि साल के पहले हिस्से में FIIs ने इंडिया में स्टॉक्स खरीदे थे काफ़ी ज़्यादा, जिसने मार्केट को काफ़ी रैली करने में मदद करी थी। लेकिन अब FIIs एग्जैक्टली इसका उल्टा कर रहे हैं, जिसका मतलब है वो हेवीली सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि FIIs ने इतना ज़्यादा सेल किया क्यों है। देखो, FIIs या मार्केट कभी भी क्लियर सिग्नल नहीं देते कि वो सेल क्यों कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनालिस्ट ब्रॉडली 4 रीजंस आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है वैल्यूएशन कंसर्न्स। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट आज के दिन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, स्पेशली दूसरे मार्केट्स के कंपैरिजन में। निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी PE रेशियो 23x तक पहुंच गया है। इसका ये मतलब है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की अर्निंग्स का 23 गुना ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, जो रीसेंट पास्ट के रेशियो से थोड़ा ज़्यादा है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पर हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो चाइना जैसे मार्केट्स आज के दिन रिलेटिवली सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं और इसीलिए FIIs इंडिया को थोड़ा कम अट्रैक्टिव समझ रहे हैं। अब ये हमें लेके आता है अपने दूसरे रीज़न की तरफ, जो है चाइना की तरफ शिफ्ट। देखो, चाइना ने अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए काफ़ी मैसिव स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए हैं और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस वजह से एक सेल इंडिया बाय चाइना का ट्रेंड भी शुरू हो गया है। इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। अब देखो, भले ही फेडरल रिजर्व ने रिसेंटली 0.5% का रेट कट क्यों ना किया हो, US ट्रेजरी बॉन्ड्स के यील्ड 3.6% से बढ़कर 4.2% तक पहुंच गए हैं। ट्रेडर्स शायद ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे कि फेड और अग्रेसिव कट्स करेगा, लेकिन अब वो अपने व्यूज़ थोड़े एडजस्ट कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये यील्ड्स इस बात का सिग्नल दे रहे हैं कि रेट कट शैलो रहेंगे और हम पैंडेमिक जैसे पहले ज़ीरो इंटरेस्ट रेट्स वाले कंडीशन में वापस कभी नहीं आ पाएंगे। अब आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए, जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो इक्विटीज़ के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये इसीलिए होता है क्योंकि अब बॉन्ड्स भी हायर रिटर्न्स ऑफर कर पाते हैं और वो भी लोअर रिस्क पे। इसके कारण स्टॉक से बॉन्ड की तरफ कैपिटल शिफ्ट हो सकता है। अब इसके अलावा US डॉलर्स भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, जो एक और रीज़न है FIIs का अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल के US या दूसरे सेफ हेवन्स में शिफ्ट करना। चौथा और इस केस में आखिरी रीज़न ये है डिसअपॉइंटिंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। देखो, इंडिया के काफ़ी सारे की सेक्टर्स जैसे कंज्यूमर फाइनेंस, एनर्जी एटसेट्रा ने काफ़ी वीक अर्निंग्स रिपोर्ट की हैं और ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। काफ़ी ब्रोकरेजेस ने तो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ एस्टिमेट्स को भी लोअर कर दिया है और वो अब सिर्फ 4 to 7% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये एक मल्टी लो फिगर है। अब इस सारी हैवी सेलिंग का असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे तो ऑब्वियसली दिखेगा ही। BSE 500 इंडेक्स, जो टॉप 500 कंपनीज को ट्रैक करता है, अपने पीक से 7% नीचे गिर गया है सिर्फ इस महीने के अंदर अंदर। FIIs की सेलिंग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कंज्यूमर फाइनेंस, FMCG और एनर्जी सेक्टर पे पड़ा है क्योंकि इनमें FIIs का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर था। अब इन सब की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दिमाग में। देखो, जब FIIs इतनी अग्रेसिवली सेल कर रहे हैं
तो क्वेश्चन ये है कि मार्केट कोलैप्स क्यों नहीं करता। यहाँ पे आते हैं DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। DIIs म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड जैसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। इन्होंने अक्टूबर 2024 में 83,271 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बाय किए हैं और ये FIIs के सेलिंग से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर्स जो SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने भी मार्केट को काफ़ी सपोर्ट किया है। SIPs का इनफ्लो 22,321 करोड़ रुपए पर मंथ पे स्टेबल है और ये सिग्नल देता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अभी भी इंडियन मार्केट पे लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस है। तो भले ही अभी मार्केट थोड़ा वीक क्यों ना लग रहा हो, एनालिस्ट का मानना ये है कि इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी काफ़ी स्ट्रांग है। FIIs की सेलिंग के बावजूद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बाइंग मोमेंटम दिखाता है कि हमें इंडिया की फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। गवर्नमेंट इंसेंटिव जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम से इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट मिलने की उम्मीद है और ये इंडिया को फ्यूचर में एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना सकती है। हिस्ट्री के मुताबिक मार्केट में बहुत बड़े FII सेल ऑफ के बाद काफ़ी जल्दी रिकवरी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हैं। उसके बाद मार्केट 127% से रैली कर गया सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। कोविड-19 का एग्जाम्पल भी ले लो तो काफ़ी सिमिलर स्टोरी रही। तो समरी में जब तक FIIs का ये सेलिंग फेज चल रहा है मार्केट थोड़ा तो वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सपोर्ट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से लॉन्ग टर्म आउटलुक तो पॉजिटिव ही लग रहा है। बस बात सिर्फ इतनी है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ जहां हम बात करेंगे कि रूरल इंडिया हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में कैसे मदद कर रहा है। देखो, हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन पर बहुत भरोसा करती है। कंजम्पशन पे भरोसा करने का ये मतलब है कि लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में, और इससे इकोनॉमी की कंडीशन अफेक्ट होती है। इंडिया की GDP का लगभग 60% गुड्स और सर्विसेज की स्पेंडिंग से आता है और इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि स्पेंडिंग कहाँ और कैसे हो रही है एग्जैक्टली। ये हमें बताता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। देखो, जब हम स्पेंडिंग ट्रेंड्स को देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी मिक्स्ड है। यहाँ पे रूरल एरियाज़ में स्पेंडिंग बेटर हो रही है, स्पेशली क्योंकि एग्रीकल्चर सीजन अच्छा चल रहा है। लेकिन अर्बन एरियाज़ की बात की जाए तो रिकवरी कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और शुरुआत करते हैं इंडिया की रूरल सेक्टर की गुड न्यूज़ से। रूरल इंडिया में रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं जैसा मैंने कहा था, और डेटा भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सब कुछ ऑलमोस्ट बारिश पर डिपेंड करता है। इस साल मॉनसून काफ़ी हेल्पफुल रहा फार्मिंग के लिए। प्रोडक्शन वेटेड रेनफॉल इंडेक्स यानी PRN, जो कि बताता है कि रेनफॉल एग्रीकल्चर के लिए कितना यूजफुल रहा, वो 107% लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज पे था। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रॉप्स पे पड़ता है। खारिफ सीजन में इस साल 1108.6 लाख हेक्टेयर्स पर क्रॉप लगाए गए हैं और ये 1.9% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। अब शायद आपको ये 1.9% वाला नंबर थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन जब कई लाख लोग फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा राइज है। वाटर रिजर्वॉयर्स भी 87% कैपेसिटी पर है, जो 10 ईयर एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। ये इंश्योर करता है कि राबी सीजन के लिए भी फार्मर्स के पास पानी की कमी नहीं होगी आगे जाके। अब इसके अलावा एक और पॉजिटिव साइन ये है कि मनरेगा के अंदर जॉब्स की डिमांड में 16.6% की कमी हुई है। वो इसीलिए क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोगों को एग्रीकल्चर और दूसरे सेक्टर्स में काम मिल रहा है। इस सीज़न में फार्मिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने की वजह से रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव हो रही है। अब रूरल प्रॉस्पेरिटी का एक और इंडिकेटर है 2 व्हीलर सेल्स। इस साल बाइक सेल्स में 10.7% की बढ़ोतरी हुई है। रूरल एरियाज़ में बाइक्स काफ़ी एसेंशियल होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो सेल्स बढ़ना ये सिग्नल देता है कि लोग अब ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र सेल्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, जो ये दिखाती है कि फार्मर्स क्रॉप्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र फार्मर्स के लिए काफ़ी क्रूशियल है जैसा आप समझ सकते हो, और इंक्रीज सेल्स का ये मतलब है कि फार्मर्स अगले सीजन के लिए भी अब तैयार हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हमें रूरल स्पेंडिंग के बारे में बताता है वो है FMCG प्रोडक्ट्स की सेल्स, जिसका सिंपल मतलब ये है कि साबुन, खाना और हाउस होल्ड आइटम्स जैसे रोज़ के सामान। सिटीज़ की कंपैरिजन में FMCG कंपनीज़ को रूरल एरियाज़ में ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है लेटली। नेस्ले इंडिया के CMD सुरेश नारायणन का ये कहना है कि रूरल डिमांड स्टेबल रही है, जबकि अर्बन डिमांड थोड़ी सी स्लो होती जा रही है। ये स्ट्रॉन्ग रूरल कंजम्पशन का एक और सिग्नल है। अब रूरल साइड से हटकर अर्बन साइड पे नज़र डालते हैं और एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं।
अर्बन साइड पे देखा जाए तो एयर ट्रैवल पे स्पेंड करना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जब ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो वेकेशंस और बिजनेस ट्रिप्स पर स्पेंड कर रहे हैं। जुलाई में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक 7.6% ग्रो हुआ और अगस्त में 6.7%। लेकिन ये आज के दिन भी प्री पैंडेमिक लेवल्स पर नहीं है। इसका मतलब है कि लोग थोड़े ज़्यादा कॉशियस है अपने खर्चों को लेकर। अगला बड़ा फैक्टर है ई वे बिल्स में राइज, लेकिन इसका एक थोड़ा सा मिक्स्ड इम्पैक्ट है। देखो, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ई वे बिल्स तब जनरेट होते हैं जब गुड्स कंट्री में ट्रांसपोर्ट होते हैं। सितंबर में ई वे बिल्स में 18.5% का इंक्रीज देखा गया था, जो बताता है कि ट्रेड चल रही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंजम्पशन पे हो। गुड्स तो मूव हो रहे हैं पर स्पेंडिंग उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है। अगले इंडिकेटर्स में सीमेंट और स्टील आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं हमारे ग्रोथ के। स्टील कंजम्पशन अगस्त 2024 में 10% से ग्रो हुई, जो बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि पिछले साल के मुकाबले सीमेंट कंजम्पशन 3% से गिर गई। पूरे साल का ग्रोथ 0.7% है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि प्राइवेट कंजम्पशन आज भी चैलेंजेस फेस कर रहा है। फ्रिजेस, टीवीज और वॉशिंग मशीन जैसे बिग टिकट आइटम्स की सेल 8.2% ग्रोथ हुई है, पर यह ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रिकवरी का इंडिकेटर नहीं है। लोग आज के दिन भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं बड़े परचेजेस करने से पहले। एक और सिग्नल इसके अलावा है पैसेंजर व्हीकल सेल्स का गिरना। 2 महीने से कंटिन्यूसली कार सेल्स में फॉल देखने को मिल रहा है, जो ये दिखाता है कि अर्बन हाउस होल्ड शायद इकोनॉमिक सर्टेनिटी का इंतजार कर रहे हैं बड़े परचेजेस करने के लिए। तो समरी में देखा जाए तो रूरल इंडिया की ग्रोथ अर्बन एरिया से तेज लग रही है। अच्छे रेन्स, अच्छे सोइंग नंबर्स और इम्प्रूविंग फार्म इनकम्स रूरल इकोनॉमी को मोमेंटम दे रहे हैं। लोग बाइक्स, फर्टिलाइजर्स और एवरीडे प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं आगे आगे जैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन अर्बन इंडिया अभी भी काफ़ी धीरे चल रहा है। जैसे मैंने कहा था, एयर ट्रैवल और ट्रेड पिकअप तो कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी धीमी है और लोग बड़े परचेजेस करना शायद थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। अर्बन कंज्यूमर्स कॉशियस है और स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं। तो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे ये है कि अगर अर्बन इंडिया का मोमेंटम बना रहा तो पूरी इकोनॉमी को एक बहुत नीडेड बूस्ट मिल सकती है। लेकिन फुल रिकवरी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अर्बन इंडिया भी ज़्यादा स्पेंडिंग करे। तब तक इकोनॉमी की रिकवरी अनइवन ही लगेगी। अब बढ़ते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ, जहां हम बात करेंगे टीवीएस के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, जो हमें इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया देता है। देखो, टीवीएस मोटर कंपनी इंडिया के टॉप 2 व्हीलर कंपनी में से एक है और उन्होंने अभी रिसेंटली अपने FY 2025 के सेकेंड क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। अब आप लोग में से जितने लोग फेमिलियर नहीं हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि टीवीएस रेवेन्यू के हिसाब से इंडिया का 3rd लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मेकर है और 2nd लार्जेस्ट 2 व्हीलर एक्सपोर्टर भी है। और एग्जैक्टली इसी कारण की वजह से टीवीएस के रिजल्ट्स हमें इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में 2 व्हीलर डिमांड का एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर दिखाते हैं। अब स्पेसिफिकली टीवीएस की बात की जाए तो आज के दिन टीवीएस ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल्स और स्कूटर से आगे निकलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज में एक्सपैंड कर रहा है। इसके साथ ही ये रूरल एरियाज में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जहां 2 व्हीलर्स प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लेकिन जैसे हर बड़ी कंपनी के साथ होता है, टीवीएस भी कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स में जहां इकोनॉमिक इश्यूज सेल्स पर असर डाल रहे हैं। टीवीएस ने लेटेस्ट क्वार्टर में 9,228 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 13.3% ज़्यादा है और FY 2025 के फर्स्ट क्वार्टर से 10.2% का ग्रोथ दिखाता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। कंपनी का एबिटडा मार्जिन अब 11.7% है, जो लास्ट ईयर की 11% और लास्ट क्वार्टर के 11.5% से बेटर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 23% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और 14.9% से जंप किया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। अब इस सारी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीज़न है कंपनी का ईवी बिजनेस। अभी टीवीएस के टोटल 2 व्हीलर सेल्स का सिर्फ 6% इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है, लेकिन ये सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है आज के दिन पे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि टीवीएस के सारे ईवीज गवर्नमेंट के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के अंडर आते हैं, लेकिन टीवीएस ने आज तक इस स्कीम के बेनिफिट्स को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इंक्लूड नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर में ये एक एडिशनल गेन हो सकता है, स्पेशली क्योंकि टीवीएस इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रहा है अपने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइनअप और कस्टमर सपोर्ट के कारण।
इंडिया की टू व्हीलर मार्केट की बात की जाए तो टीवीएस के पास उसका 20% मार्केट शेयर है और ये ओला इलेक्ट्रिक के बाद सेकंड पोजीशन पर आता है। अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए टीवीएस नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स FY 2025 के सेकंड हाफ में लॉन्च करने का प्लान कर रहा है और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स मार्केट्स के लिए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मार्केट में भी एंटर करने का प्लान कर रहा है। अब टीवीएस ने एशियन रीजन में भी अपनी ईवीज एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है और ये कंपनी के ग्लोबल ईवी एम्बिशंस का पहला स्टेप है। CEO के राधाकृष्णन का ये कहना है कि इंडिया एक मेजर ईवी हब बन सकता है और टीवीएस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टीवीएस मैनेजमेंट PM E-ड्राइव स्कीम से भी काफ़ी होपफुल है जो बायर्स को सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करता है। ये स्कीम इस क्वार्टर के बाद स्टार्ट हुई है, लेकिन मैनेजमेंट का ये मानना है कि इससे फ्यूचर डिमांड को काफ़ी बूस्ट मिल सकती है। टीवीएस की रूरल डिमांड भी काफ़ी अच्छी रही है 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, और ये अर्बन के 7% ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अच्छे मॉनसून ने एग्रीकल्चरल आउटपुट और इनकम्स को काफ़ी इंप्रूव कर दिया है, जिस वजह से रूरल कंज्यूमर्स के पास आज के दिन ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है। टीवीएस का स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क रूरल एरियाज में कंपनी को इन कस्टमर्स तक ईजिली पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। टीवीएस अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को भी एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन अफ्रीका में काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है, जहाँ पे टीवीएस का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। करेंसी डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन की वजह से अफ्रीका के सेल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लैटिन अमेरिका और एशिया की ग्रोथ ने अफ्रीका के स्लो सेल्स को थोड़ा सा ऑफसेट कर दिया है। अब टीवीएस को ये उम्मीद है कि आने वाले महीनों में अफ्रीकन मार्केट्स इंप्रूव कर जाएंगे और टीवीएस का बिजनेस भी वहाँ पे बेटर हो जाएगा। अब बात करते हैं टीवीएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस आर्म के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, जो है उनका फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज। ये सर्विस सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में टू व्हीलर परचेज को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। टीवीएस क्रेडिट का टोटल बुक साइज 13% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 26,600 करोड़ तक पहुंच गया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20% से बढ़कर 220 करोड़ रुपए हो गया है। टीवीएस ने FY 2025 में मोस्टली ईवी एंड R&D पे फोकस करने के लिए 1200 से 1400 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट्स अलग रखे हैं। CEO राधाकृष्णन ने बैटरी टेक्नोलॉजीज में नए इनोवेशंस और ईवी लाइनअप को और एनहांस करने को भी प्रायोरिटी बताया है। वो ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी जैसे नए प्लेयर्स के साथ काफ़ी स्ट्रांगली कम्पीट करना चाहते हैं। अब इन सारी बातों के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या टीवीएस ओला इलेक्ट्रिक या एथर एनर्जी जैसे कंपनीज को बीट करके ईवी स्पेस का लीडर बन पाएगा? अब ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, रूरल डिमांड, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग के साथ टीवीएस एक काफ़ी सॉलिड कंपेटिटर के रूप में उभर रहा है। अब बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ, जो है हमारे न्यूज़ के टिडबिट्स। पहला, एनवीडिया और रिलायंस ने इंडिया में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पार्टनरशिप की है। इसका अनाउंसमेंट एनवीडिया के CEO ने एनवीडिया के AI समिट 2024 में किया। ये कोलैबोरेशन इंडिया के लोकलाइज्ड AI डेवलपमेंट पुश के साथ अलाइन करता है, जिसमें डेटा को एक्सपोर्ट किए बिना इंटेलिजेंस डेवलप की जा सकती है। ये पार्टनरशिप इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हाईलाइट करती है, जो फ्यूचर में AI एडवांसमेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करती है। दूसरा, डालमिया सीमेंट मध्य प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, जहां वो इंडिया का पहला फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड 4 मिलियन टन का सीमेंट प्लांट बनाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट ग्रीनर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस की तरफ एक बहुत बड़ा मूव मार्क करता है। तीसरा, ट्विटर इंडिया का FY 2024 का नेट प्रॉफिट 90% से गिर गया है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कोलैप्स होने के कारण। ये इलॉन मस्क के टेकओवर और ग्लोबल एड सेल्स टीम के डिसमिसल के बाद हुआ है। तो आज की स्टोरीज और न्यूज़ के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस एपिसोड से कुछ वैल्यू मिली होगी। कमेंट्स में अपने थॉट ज़रूर शेयर करिएगा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं और हम क्या चीज़ें ऑलरेडी अच्छी तरह से कर रहे हैं। आपसे मिलते हैं मंडे के एपिसोड में। टेक केयर और गुड बाय।